नमस्कार दोस्तों, मैं रजत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का लेक्चर नंबर 8 जिसका टॉपिक है पार्लियामेंट मतलब संसद। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे संसद पार्लियामेंट पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर लेक्चर 7 था, उसमें मैंने आपको स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ाया था, मतलब राज्य कार्यकारिणी पढ़ाया था। उससे पहले यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघ कार्यकारिणी पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे क्या, पार्लियामेंट पढ़ेंगे। तो आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जैसे कि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन दे रहे हैं, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। यहाँ आपको सभी वीडियो नोटिफिकेशन और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको पीडीएफ, इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वो लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज ये टॉपिक। तो आज पहले तो हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट पढ़ेंगे, या कहते आप कहते हैं संसद पढ़ेंगे। तो संसद जो आता है आपका, जो पार्लियामेंट पार्ट जो है वो आपका पार्ट 5 या भाग 5 का हिस्सा है। ठीक है, भाग 5 में आपको पार्लियामेंट के बारे में बताया है, उसके सब नियम कायदे कानून जो होते हैं उसके बारे में, पार्लियामेंट क्या है, इसका क्या कार्य होगा, ये सभी आपको क्या है भाग 5 में बताया गया है। इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं वो आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक, मतलब अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 122 तक आते हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। तो आप जानते हैं ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, मतलब विधायी अंग होता है। क्या आपका जो पार्लियामेंट होता है एक विधायी अंग होता है आपका। ठीक है, आप जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है, आप कैसे समझ लीजिए एक तरह से ब्रिटेन को, जो ब्रिटेन की संस्था कैसे कैसे होती है गवर्नमेंट, ब्रिटेन गवर्नमेंट कैसे होती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है। वहाँ पे क्या चलता है आपका, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट या कैबिनेट में गवर्नमेंट चलती है। ठीक है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट सरकार या कैबिनेट सरकार चलाई जाती है ब्रिटेन के अंदर। अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट है क्या, है ना। तो वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे, इसको डिटेल बारे में बता दें। ये बताया जाता है कि जो वेस्टमिंस्टर सिस्टम जो है, ये इसका नाम जो है वो लिया है, जो प्लेस है इंग्लैंड के अंदर, वेस्ट वेस्टमिंस्टर एक जगह है। ठीक है, वेस्टमिंस्टर क्या नाम है आपकी ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे क्या हुआ था 1905 में, मतलब 1295 में आपका मॉडल पार्लियामेंट जो है वो आपका हुआ था वहाँ पे। एक तरह से समझ लीजिए आपका आयोजित हुआ था वहाँ पे। क्या मॉडल पार्लियामेंट आपका आयोजित हुआ था कब, 1295 में, मतलब 1295 में। ठीक है, आप यहीं पे क्या आपको इसी जगह पे आपका पार्लियामेंट, जो मॉडल, जो पार्लियामेंट का मॉडल होता है, एक तरह से डिफाइन किया गया था। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ, इंग्लैंड की संसद के सदन का सदन अभी भी वेस्टमिंस्टर महल में भी है। मतलब आपका जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है ना इंग्लैंड का, इंग्लैंड का हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, वो अभी कहाँ पे है, वेस्टमिंस्टर में ही है। वेस्टमिंस्टर क्या है, एक जगह का नाम है, वेस्टमिंस्टर एक जगह का नाम है जो इंग्लैंड के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब आप देखिए कई सारे बॉडीज और क्या नाम है आपकी जो कंट्रीज हैं, या वो इसका यूज़ करती हैं कंडीशंस, मतलब अलग अलग कंडीशन के हिसाब से और उनके इतिहास के हिसाब से इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, इसका आप जानते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, हाउएवर देयर आर सम आइडेंटिफिएबल की एलिमेंट्स दैट मोस्ट वेरिएशन यूज, मतलब इसमें कई सारे वेरिएशन यूज करते हैं। तो इंग्लैंड का क्या है, इंग्लैंड का रखता मतलब उससे डायरेक्ट मतलब मिलता जुलता हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, किसका, वेस्टमिंस्टर कैबिनेट गवर्नमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या होता है इसमें, आपका वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट में क्या क्या होता है, इसमें ये होगा आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब राज्य का, पूरा राज्य के, हम यहाँ स्टेट मतलब क्या होता है कि पूरी कंट्री की बात हो रही है यहाँ पे। तो हेड ऑफ द स्टेट मतलब एक पूरी कंट्री का कोई हेड भी होगा, जैसा अपने यहाँ हेड ऑफ कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है अपने यहाँ कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। फिर क्या होता है, आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है। फिर आपका आते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। फिर गवर्नमेंट आती है, फिर अपोजिशन आता है, फिर रूल ऑफ लॉ आता है, मतलब कानून का शासन आता है। मतलब ये सभी आज के अंदर आपका इंक्लूड होते हैं, किसमें, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। सब कौन कौन सी इंक्लूड होती है, यदि वो समझाए तो, राज्य के प्रमुख मतलब आपके कंट्री के हेड जो होते हैं, सबसे बड़े व्यक्ति जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन जो होता है कंट्री का। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है कंट्री का, प्रेसिडेंट होता है उसका। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, सरकार के प्रमुख। अब सरकार के प्रमुख कौन होता है, सरकार के प्रमुख आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, फिर आता है कार्य कार्य सॉरी सॉरी हाँ, फिर आपका आता है कार्यकारी शाखा। ठीक है, फिर आता है निर्वाचित प्रतिनिधि आता है, उसके बाद सरकार, फिर विपक्ष, फिर कानून का शासन। ठीक है, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, मतलब एक तरह से चार्ट होता है पार्लियामेंट का, चार्ट ये एक पूरा चार्ट है किसका, पार्लियामेंट का चार्ट है। पार्लियामेंट में क्या क्या बॉडीज होंगी, कैसे कैसे काम होंगे, क्या कौन कौन मतलब पोजिशन होगी इसके अंदर, ये उसका एक ब्लू प्रिंट होती है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये कुछ कंट्रीज हैं जो इसका यूज़ करती हैं, जैसे कनाडा हो गया,
मलेशिया हो गया, जमैका हो गया, सिंगापुर हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इंडिया भी है, मतलब भारत भी इसमें इंक्लूड है। तो भारत भी क्या वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट यूज करती है, हमारे यहाँ भी कैसी वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तरह के हेड है, ठीक है, स्टेट का हेड है हमारे यहाँ, हमारे गवर्नमेंट का भी हेड है, हमारे यहाँ ओपोजिशन भी है, हमारे यहाँ सब हर चीज़ इसमें जो आपको बताई थी सब चीज़ के अंदर है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ भी हमारे यहाँ लागू है ना, ये सब चीज़ होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से आपको डिफाइन कर दिया कि बाई चांस कभी आ भी जाए आपको तो आप बता सकें कि वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दें पार्लियामेंट जो होती है 3 हिस्सों में बटे होती है। पार्लियामेंट क्या 3 हिस्सों में बटे होती है, कौन कौन सा होता है? पहला पार्ट होता है आपका राष्ट्रपति, दूसरा जो पार्ट होता है वो आपका होता है हाउस ऑफ पीपल, जैसे आप कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, आप समझिए क्या नाम है, ये आपका लोकसभा हो गया, ये लोअर हाउस उसे कहते हैं, ठीक है। ये लोकसभा जिसे हाउस ऑफ पीपल है, इसके नाम कितने सारे हैं आप याद नहीं, तो हाउस ऑफ लोकसभा के कितने नाम है, ये सब नाम किसके हैं? लोकसभा के नाम है, बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, तीसरा आपका हो गया लोअर हाउस, चौथा आपका हो गया फर्स्ट चैम्बर, और चौथा पांचवा नाम क्या हो गया? पॉपुलर हाउस। ये के 5 नाम होते हैं किसके? लोकसभा के नाम है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इनमें से कौन सा एक नाम लोकसभा से संबंधित नहीं है ना, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि इनमें से कौन सा एक नाम लोकसभा से संबंधित नहीं है। क्या हम 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे इसमें, हाउस ऑफ पीपल या लोकसभा, लोअर हाउस, और चौथा ऑप्शन दे देंगे क्या आपको? हाउस ऑफ एल्डर, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर। तो हाउस ऑफ एल्डर दे देंगे तो इसमें राज्यसभा का हो गया, तो ये गलत हो गया, ये किससे? राज्यसभा से संबंधित हो जाता है। तो तीसरा आपको क्या आता है? आपका आता है स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा, या और उससे कहें अपर हाउस, और नाम चेंज करें तो सेकंड चैम्बर, और चौथा पांचवा नाम क्या हो गया इसका? पांचवा नाम हो गया हाउस ऑफ एल्डर्स नाम इसका हो गया, ठीक है। ये 5 नाम होते हैं, हर इसके नाम हमारे पार्ट हिस्से के हैं, मतलब हमारे पार्लियामेंट में 3 पार्ट इंक्लूड है। कौन कौन से आपके हो गए? पहला तो आप प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद फिर कौन सा आता है? फिर आपका आता है लोअर हाउस या लोकसभा या हाउस ऑफ पीपल या फर्स्ट चैम्बर या पॉपुलर हाउस, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो आता है, तीसरे नंबर पर आता है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, अपर हाउस, सेकंड चैम्बर या हाउस ऑफ एल्डर, कुछ भी ले सकते हैं इसको आप, जो आपकी इच्छा हो वो आप नाम ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये हो गया आपके ये 3 पार्ट हो गए इसके, आपके आपके पार्लियामेंट के पार्ट हो गए। पार्लियामेंट में ये 3 पार्ट इंक्लूड होते हैं, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट हेड होता है, भाई प्रेसिडेंट हेड होता है। फिर गवर्नमेंट का हेड कहाँ बैठता है? गवर्नमेंट का हेड बैठता है आपका क्या नाम है, हाउस ऑफ पीपल में, या फिर कहते हैं लोकसभा में बैठता है। फिर आपका एक परमानेंट हाउस भी होता है ना, ये राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं? ये राज्यसभा को ही हम परमानेंट हाउस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं कि ब्रिटेन और यूएस में कैसे फर्क आता है। 2 फर्क यहाँ पर महसूस होगा आपको। जैसे ब्रिटेन और यूएस से कंपेयर करें, ब्रिटेन में क्या होता है? सबसे ऊपर क्राउन होता है, क्राउन मतलब ताज होता है, और आप जानते हो राजा रानी बना अभी भी चलता है, हार की टाइप की होती है ना, वो चलती है। तो वहाँ क्या होता है? रानी होती है, राजा होता है, मतलब उनके कंट्री का हेड होता है। वो मानते हैं कि हमारे कंट्री का हेड कौन है? वो राजा है, रानी है, जो मतलब जो भी होगा व्यक्ति उस टाइम। जैसे अभी करंट की बात करेंगे तो अभी राजा का हुआ है ना, प्रिंस चार्ल्स थर्ड जो है वो ब्रिटेन का राजा है, तो वो कौन से उनके हेड हो गए, तो क्राउन वहाँ पे होता है। फिर आपका सेकेंड नंबर क्या होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स, जो अपना जैसे लोअर हाउस होता गया वही आपका हो गया हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। फिर आपका था हाउस ऑफ लॉर्ड्स, मतलब ये राज्यसभा जो हमारी होती है वो सब हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यूएसए में क्या होता है? यूएसए में सिंपल होता है हाउस रिप्रेजेंटेटिव सेनेट, ठीक है, सिंपल होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सेनेट्स होता है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी पूरा कैसे फर्क है अपने यहाँ से और 2 कंट्री और मैंने आपको एग्जाम्पल दी, उनसे फर्क हमारे यहाँ। हमारे यहाँ क्या होता है? अपने इंडिया की बात करी जाए, इंडिया की बात करी जाए, हमारे यहाँ सबसे पहले क्या आता है? प्रेसिडेंट आता है। ये सबसे बड़ा व्यक्ति कौन हमारे देश में? प्रेसिडेंट है। फिर आपका आता है आपका लोअर हाउस, या कह दीजिए हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो लोअर हाउस या अपर हाउस को क्या नाम है? लोकसभा कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है सिंची आपका अपर हाउस या अपर हाउस या राज्य राज्य जी हो गया जी राज्य सभा, ठीक है। ये आपका होता है, ये आपका इंक्लूड होता है जिसमें आपके चीजें इंक्लूड होती है कि सब पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, आपको ये चीज सब चीज का पार्लियामेंट में इंक्लूड होती है हमारे यहाँ। पर ब्रिटेन में कैसा पार्लियामेंट सिस्टम? ये ब्रिटेन का पार्लियामेंट सिस्टम ये है, और यूएस का पार्लियामेंट सिस्टम ये है, हमसे बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब क्या हुआ?
1952 में हमारे क्या पहले जनरल इलेक्शन हुए थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे। और 1952 में हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए थे। फिर 1954 में हमने क्या अडॉप्ट कर ली हिंदी नेम्स। क्या हिंदी नेम्स अडॉप्ट कर लिए? अब तो जब 1954 में हमारे 1952 में इलेक्शन हो गए, अब इलेक्शन हो गए, अब इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, अब वो लोग बैठे भी नहीं कि भाई जब आप कोई सरकार चुन के आई, पक्ष जब भले ही कोई रूलिंग गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, मतलब पक्ष की सरकार है विपक्षी सरकार होती है, पर उन सबको कहीं बैठा तो होता है ना? तो बैठने के लिए उस टाइम कुछ नाम हमें समझ नहीं आता। हम लोग क्या नाम ऐसे नाम कहते हैं, अपर हाउस लोअर हाउस नाम रख दिए थे हमने। क्या उस टाइम जो भी मीटिंग जगह था, तो हमने जो अच्छा लगा वो रख दिया। पर हमने क्या करा, ठीक फर्स्ट इलेक्शन होने के बाद, हमारे पहले जनरल इलेक्शन हुए, ठीक उसका 2 साल बाद 1954 में हमने क्या है, हिंदी नेम अडॉप्ट कर लिए अपने हाउसेस के जाए, हिंदी नेम अडॉप्ट कर लिए। कौन कौन से हो गए? एक लोकसभा नाम रख दिया, एक राज्यसभा रख दिया। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन अगर आता है कि हमने अपने जो हाउसेस हैं या आप कहते हैं सदन है, इनके नाम कब अडॉप्ट किए, है ना? कब अडॉप्ट किए, तो आप सीधा बता देंगे 1954 में अडॉप्ट किया हमने। ठीक है, तो ये याद बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ईयर आपका है जो याद रखना है इसके अंदर, यहाँ पार्लियामेंट के अंदर याद रखना है आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर यह रखना है आपके लिए, है ना? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए ये चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है कंपोजिशन, मतलब संरचना। एक तरह से बताया जाए यहाँ पर पढ़ेंगे हम कि पार्लियामेंट की संरचना कैसे होगी, मतलब कैसे पूरा पार्लियामेंट तैयार होता है या बना हुआ होता है, कैसे उसकी नींव आपकी जो बेस होता है, बेस से फिर आपका पूरी पार्लियामेंट इतना बड़ा ट्री सा बन जाता है, कैसे होता है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपका आता है राज्यसभा, मतलब सबसे बड़ा क्या आपका होता है, ये राज्यसभा होता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। अब राज्यसभा क्या होता है, क्या उसमें कैसे काम होता है, वो चीज़ समझाऊंगा आपको। तो आपको बता दो, राज्यसभा में जो मैक्सिमम सीट होती है वो आपकी 250 है, मतलब अधिकतम से अधिकतम कितनी सीटें होती है, 250 सीटें होती है राज्यसभा के अंदर। ठीक है, फिक्स है ये आपकी। अब राज्यसभा 230 कह रहा हूँ, सॉरी 250, गलती करी, 250 सीटें होती है सॉरी। तो राज्यसभा में 250 सीटें होती हैं आपकी टोटल। इस समय से जो 250 में से 238 सीटें होती हैं, जो 238 सीटें होती हैं वो कहाँ से होती हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, मतलब जो आप चुने जाते हैं। अब ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, आपको मैंने पहले बताया है कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं। कैसे? इन डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं ये। ठीक है, ये जो लोग आते हैं इनडायरेक्ट, ये हमारे यहाँ मेंशन नहीं करा है, तो यहाँ मेंशन नहीं करा, और ना लिखें तो आपको जरूरत नहीं है इस चीज़ को याद नहीं रख पाए, भूल सकते हैं आप, पीपीटी वाला याद रखेगा। तो अब यहाँ लिखा भी है मैंने, ये इनडायरेक्ट या अप्रत्यक्ष चुनाव के तहत आते हैं। भाई कहाँ कहाँ से आते हैं? ये राज्य और यूटीओ से आते हैं। हम जानते हैं हमारे देश में ये राज्य भी है ना, स्टेट्स भी है, और यूटी से मतलब यूनियन टेरेटरीज है ये। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारे यहाँ, तो दोनों से क्या है आपके जो राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं। ठीक है, अब इनका मेथड कौन सा होता है? इनका मेथड वही होता है जो आपका प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन, प्रेसिडेंट का चुनाव बताया था मैंने, हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव में जो मेथड होता है PRST। ठीक है, सेम इलेक्शन की जो प्रोसेस जो होता है, ऐसा इनका भी होता है, राज्यसभा मेंबर्स का भी सेम प्रोसेस होता है आपका राज्यसभा मेंबर चुनने का। ठीक है, यहाँ कौन कौन आते हैं, किनके द्वारा चूज करा जाता है इनको? बाय एमएलए, विधायक द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अब ये आते कहाँ आते हैं? तो ये आते हैं आपके 4th शेड्यूल के अंदर आते हैं। 4th शेड्यूल आपका है ना, कौन सा? आपकी 4थी अनुसूची है ना? तो 4थी अनुसूची से ये लोग आते हैं, सारे इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर इंक्लूडेड। ठीक है, ये हो गया आपकी 238 मेंबर्स हो गए। अब बच्चे कितने 250 में से? तो 250 में से बच्चे कितने? 12 मेंबर्स बचे। ठीक है, जब आप क्या नाम है 250 में से 238 माइनस करेंगे तो कितने 12 बचेंगे। 12 मेंबर्स क्या होंगे? ये हो गए। अब ये राज्यसभा के 12 मेंबर्स होते हैं, बच गए 12 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स कैसे होते हैं? नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, मतलब नामित सदस्य होते हैं। किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट द्वारा नामित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, मतलब इनका जो चयन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। आप ये समझिए, राष्ट्रपति द्वारा अपनी मर्जी से नहीं, कैबिनेट की राय से वो इनको चुनते हैं। तो राष्ट्रपति जी कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, उन्हें अपनी कैबिनेट होती है उसकी सलाह लेनी पड़ती है। बिना कैबिनेट की सलाह से राष्ट्रपति जी कोई कार्य नहीं कर सकते। यही मैंने आपको बात बताई है कि उनके पास शक्तियां हैं, पर उनके पास इनडायरेक्ट पावर्स है कि वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते उन पावर को। ठीक है, उन पावर को इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रपति जी को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए पहले राय लेनी पड़ती है, अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स की राय लेनी पड़ती है, तब जाके उन पावर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप देखा जाए इन हैंड किसके पास पावर ज़्यादा होती है, तो मैंने अगर आपको पुरानी मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया भी आपको कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावर इन हैंड जो होती है वो 3 लोगों के पास होती है। इंडियन आप पूरा पार्लियामेंट सिस्टम को उसमें देखेंगे
लोकतंत्र में, तो 3 लोगों के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। अब 3 लोग कौन-कौन से हो गए? ये 3 लोग आपके हो गए। पहला तो आपका होता है पीएम, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? पीएम के पास। पीएम के पास सबसे ज़्यादा, प्रधानमंत्री के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर होती है सीएम के पास, मतलब चीफ मिनिस्टर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। फिर होती है डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। ये 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास इन हैंड पावर होती है, मतलब ये अपनी शक्तियों का पूरी तरह से किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो पावर्स होती हैं, ठीक है? तो अब राष्ट्रपति जी 12 लोग वो चुनते हैं। माना चलो आपने सब कह रहे हैं सर चलिए 12 लोग चुन लिए, अब 12 लोग कहाँ चुनते हैं? कोई क्राइटेरिया तो होगा, कोई रूल या फिर कोई मतलब ऐसी जगह भी तो होगी जहाँ सब चुने जाएंगे, आप कोई भी उठा लेंगे, आप पूरा अपने एक कोई से गाँव से व्यक्ति उठा लिया उसको भी उठा लिया, बोले ऐसा नहीं। ये 12 व्यक्ति चूज करे जाते हैं, वो कौन कौन से फील्ड के आते हैं? फील्ड आपके हैं आर्ट, साइंस, लिटरेचर, लिटरेचर और सोशल सर्विस। मतलब ये 4 फील्ड जो आपके हैं, इन 4 फील्ड से ही क्या नाम है लोग को चुना जाता है, इसमें राज्यसभा में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कितने मेंबर्स चुने जाते हैं? टोटल 12 मेंबर्स चुने जाते हैं। ये कौन कौन से? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा, ये सबसे चुने जाते हैं, ठीक है? तो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं, सचिन तेंदुलकर वो राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं ना, आपको पता है ना सचिन तेंदुलकर राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं। तो राज्यसभा मेंबर क्या वो अपने स्पोर्ट्स के उस पर रह सकते हैं कोटे पे? नहीं, स्पोर्ट्स कोटे में नहीं, वो किससे? समाज सेवा के उससे हैं, मतलब सोशल सर्विस की उससे हैं, ठीक है? कोटे से है, सर्विस सोशल सर्विस कोटे से वो राज्यसभा मेंबर बने गए थे, जिन्हें को किसने चूज करा था? राष्ट्रपति द्वारा उनका नाम उन्हें नॉमिनेट किया गया था, तभी वो बने थे राज्यसभा मेंबर, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताते हैं, ये तो टोटल हो गया, मतलब ये फिक्स हो गया, मतलब इतना मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी राज्यसभा की, इससे ऊपर नहीं होगी राज्यसभा की स्ट्रेंथ, ठीक है? पर करंट स्टेटस क्या है हमारे भाई? क्या हम अभी भी 250 मेंबर्स का इस्तेमाल करते हैं? ऐसा नहीं है भाई, हम इस टाइम करेक्ट जो यूज़ करते हैं वो 245 मेंबर्स का यूज़ करते हैं। हमारी जो करंट राज्यसभा है, करंट राज्यसभा में टोटल 245 सीट्स का हम यूज़ करते हैं। अब सर कहूँगा टोटल आपके 250 सीट्स है, ठीक है? टोटल हमारी कितनी है? 250 सीट्स है। 250 सीट्स में से खाली 245 का हम इस्तेमाल करते हैं। भाई बाकी बची हुई 5 कहाँ गई? तो याद रखिएगा 5 जो सीटें हैं ये आपकी जो पीओके हैं, ठीक है? और अस्काई जो आपका जो एनएसी वाला एरिया है, जो आपका चीन के हिस्से में है, चाइना के हिस्से में है, वहाँ से ये लोग, बाकी 5 सीटें कहाँ से है? उन लोगों से चूज करी जाएगी, ठीक है? तभी आप स्टैंड कितनी आ रही? 245 हो जाएगी, ठीक है? अब आप ऐसा समझिए 245 में 238, मतलब ये हो गया। अब 230 यहाँ 5 कम कर दीजिएगा भाई, 5 यहाँ हो गए तो 238 नहीं बचेंगे यार, 233 बचे, ठीक है? तो 33 बचेंगे इसमें, ठीक है? 233 बचेंगे यहाँ पे, 233 बचेंगे। 233 में से 229 आपके तो स्टेट से आ गए। कहाँ से आ गए? आपके स्टेट से आ गए, ठीक है? बाकी जो 4 बचे हैं ये आपके आते हैं कौन से? दिल्ली से और पौंडीचेरी से। दिल्ली से 3 और पौंडीचेरी से 1 आते हैं, ठीक है? ये स्ट्रेंथ हो गई 233 राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ है। ये बता रहा हूँ आपको कि राज्यसभा में करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो चल रही है वो 245 चल रही है। 5 सीटें हमारी क्या अभी खाली है? क्यों खाली है? जब हम पीओके को और अपना चीफ का हिस्सा जो पकड़ाया हुआ है स्काई चेन, उसको जब अपने हिस्से में कर लेंगे तो वो ये 5 सीटें उनको दे दी जाएंगी और वहाँ से लोग क्या चूज कर जाएंगे राज्यसभा के अंदर, ठीक है? अब ये हो गया पूरा आपका राज्यसभा का। आपको करंट बता दिया मैंने, पहला स्टेटस बता दिया। अब ये दो करंट मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250 और मिनिमम कितने अभी करेंटली कितना यूज हो रहा है? एट प्रेजेंट यहाँ लिखा वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 245। क्वेश्चन पूछा जाए, अभी क्वेश्चन अभी आता है, क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि लोग राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप बोलेंगे 250 है। और ये पूछा जाए राज्यसभा की करंट स्ट्रेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे कि उसमें 245, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगले अब पढ़ते हैं ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, कितने समय तक राज्यसभा चलता है? मतलब कोई राज्यसभा को टाइम पीरियड होता है, उसके बाद डिसॉल्व हो जाती है या हट जाती है राज्यसभा? तो आपको बताने ऐसा नहीं होता। राज्यसभा जो होती है परमानेंट हाउस होता है, मतलब स्थायी सदन होता है। ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, मतलब ये कभी भंग नहीं हो सकता। इससे आप भंग नहीं कर सकते किसी का कंडीशन, ये परमानेंट होता है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकता, ठीक है? इसमें क्या होता है, हर 1/3 मेंबर जो होते हैं ना, इसके जो भी 1/3 मेंबर होते हैं, मान लीजिए यार कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, 300 मेंबर है ना, 300 ले लीजिए, मैं यही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ले लो 300 मेंबर है। 300 में से आपके जो 100 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या है आपके रिटायर हो जाते हैं, यहाँ पर वो आप चले जाते हैं वहाँ से, ठीक है? रिटायर अपने पद से रिटायर हो जाते हैं, उनका टाइम ओवर हो जाता है, ठीक है? तो इनका ये टाइम ये प्राइम पीरियड होता है। अब ये तो भाई हो गया 3 साल, आपका हर 2 साल में 1/3 मेंबर आपके क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। क्या जो रिटायर मेंबर्स हैं क्या वो दोबारा राज्यसभा आ सकते हैं? बिल्कुल हाँ। रिटायर मेंबर जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं
री इलेक्शन के लिए। भाई क्या है, जो एक रावर जब उसका कार्यकाल अभी पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा करके और उसका रिटायरमेंट आ गया, उसको राज्यसभा हटा देगी और दोबारा इलेक्शन होंगे। तो क्या जब वो हटने के बाद दोबारा इलेक्शन होंगे, क्या उसमें खड़ा हो सकता है? जी बिल्कुल खड़ा हो सकता है। आप राज्यसभा में कितने बार में खड़े हो सकते हैं, तो आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है, ठीक है। और यहाँ आपको बता ही रखा है, कैन नॉट बी डिसॉल्व, मतलब भंग नहीं किया जाता। जो परमानेंट हाउस होता है, ये कहते हैं अपर हाउस हो गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसे कहते हैं, ये हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स है, इसको आप क्या है, भंग नहीं कर सकते, ठीक है, आपसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये चीज आपको याद रखना है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती आपकी, ठीक है। उनकी उसमें क्या सदस्य चेंज होते रहते हैं, और राज्यसभा हमेशा चलती रहती है आपकी नॉर्मली, ठीक है। चलिए फिर और आपको बताते हैं, राज्यसभा का जो मेंबर्स का टाइम पीरियड होता है वो 6 साल का होता है, याद रखिएगा। तो वो लोकसभा में आप यार वो आपके दिमाग में सर लोकसभा तो 5 साल है, बाकी हर जगह राष्ट्रपति जी का भी कार्यकाल 5 साल का ही होता है, तो राज्यसभा का मेंबर का 6 साल होता है। जी हाँ, बिल्कुल 6 साल होता है उनका। पर क्या होता है, वो हर दूसरे साल क्या 1/3 मेंबर आपके रिटायर हो जाते हैं, तो इस हिसाब से वो चलता रहता है कि हर दूसरे साल 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। तो आपके हर दूसरे साल क्या मेंबर रिटायर होते हैं, और हर 2 साल बाद क्या है, मेंबर्स आपके नए चले भी जाते हैं। तो जो मेंबर रिटायर हो गए, वो दोबारा क्या री इलेक्शन भी खड़े हो सकते हैं, तो दोबारा यूज कर दी जाते हैं, जीत जाते हैं इलेक्शन, तो दोबारा वो बन जाएंगे ऐसा मेंबर, वरना नहीं तो खत्म होता पर, है ना, ये तरीका होता है। अब ये क्वालिफिकेशन क्या होती है भाई, योग्यता। योग्यता क्या है आपकी, कि आप राज्यसभा में अगर मेंबर्स की चुनाव के लिए आप खड़े हो सके, तो उसकी योग्यता जो होती है, पहली तो सबसे पहला कंडीशन ये होती है कि आप भारत के नागरिक। भाई साफ सीधी बात है, पहले भारत के नागरिक होंगे, तभी आपको किसी भी भारतीय कार्य में आप भाग ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आप मान के चलिए, या इलेक्शन में मान लीजिए, पार्लियामेंट या पॉलिटिक्स में मान लीजिए, पॉलिटिक्स में आप तभी आप जा सकते हो जब आप भारत के नागरिक होंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। इनकी मिनिमम एज कितनी होती है, तो यार कहिएगा, राज्यसभा मेंबर्स होते हैं इनकी मिनिमम एज 30 साल होती है, ठीक है, राज्यसभा की। पर लोकसभा की यहाँ मिनिमम ये बताता हूँ वो 25 साल होती है। ये फर्क है दोनों में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं कि राज्यसभा की मिनिमम एज कितनी है, तो उसमें ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको कि 25, 20, 25 साल ना, 30 साल, 35 साल, या आपका वो बोलते हैं 28 साल, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा सही है। तो राज्यसभा की सीट बच्चे क्या करते हैं, कई बार 25 साल आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोकसभा से कंफ्यूज जाते हैं। आंसर क्या होता है आपका सही, 30 साल होता है, कि राज्यसभा की जो मिनिमम एज होती है वो 30 साल में, कम से कम आप 30 साल के होंगे, तभी हम राज्यसभा के मेंबर हो सकते हैं, ये कंडीशन होती है। ये 25 साल वाला क्या है, ये लोग, ठीक है, 25 साल वाला है, ये लोकसभा के लिए है आपका, ठीक है। और 30 साल वाला क्या होता है, ये राज्यसभा के लिए, ठीक है, ये राज्यसभा के लिए हो गया आपका। और इससे शपथ कौन दिलाता है भाई, तो इन मेंबर्स को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं, और दिलाते हैं राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। राज्यसभा मेंबर जितने भी होते हैं उन सभी को शपथ कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, क्वेश्चन आया दोनों में कि राष्ट्रपति राज्यसभा मेंबर को देते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, तो भाई आप आपने प्रेसिडेंट वाला पार्ट पढ़ा होगा, तो वहाँ बताया मैंने कि राष्ट्रपति जी को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, और बाकी सबको शपथ कौन, राष्ट्रपति दिलाते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पर। अब उनके चुनाव कैसे होते हैं, मतलब इलेक्शन चुनाव क्या ही आता है इनको, तो तरीका सीखे को आपको बताया, इनका संचालन जो चुनाव जो करवाते हैं वो करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का चुनाव आयोग करवाता है इनके इलेक्शन। अगर कोई से विवाद हो जाए, कोई दिक्कत परेशानी आएगी, या फिर मान लें कोई लोग खुश है, कोई खुश नहीं है वोटिंग से, मतलब उसे लगे कोई दिक्कत है, यहाँ मेरे साथ चीटिंग करी गई है, तो वो कहाँ जाएगा व्यक्ति, तो वो जाएगा सीधा हाई कोर्ट, ठीक है। जो भी व्यक्ति कोर्ट, जो भी दिक्कत आपको आएगी यहाँ हाई कोर्ट में जाएगा, राज्यसभा के जो कोर्ट होंगे, दिक्कत आपको आई राज्यसभा में, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा, आपका हाई कोर्ट जाएगा, ठीक है। और आपकी लैंग्वेज, पार्लियामेंट में कौन सी, संसद में कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, तो भाई यहाँ सिंपल 2 लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इंग्लिश और हिंदी। संसद 2 भाषाओं में काम करती है, इंग्लिश और हिंदी पे काम करती है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले इस पे। अब बताते हैं वैकेंट, मतलब आप कब तक ये रिक्त रह सकती है, मतलब राज्यसभा पद कब तक रिक्त रह सकता है, तो आपको बता दें, आप या तो आपके पास डुअल मेंबरशिप या दोहरी सदस्यता हो, तो आपका पद आपसे छीना जाएगा, या आपके तरह से आपको ले लिया जाएगा पद, है आयोग घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या है, या तो कोई व्यक्ति 60 दिन से वो एबसेंट हो या अनुपस्थित हो 60 दिन तक, 60 दिन तक वो व्यक्ति अपने पद नहीं संभाला हो, या राज्यसभा में उपस्थित ना हुआ, तो वो रिक्त हो जाएगा, पद अपने आप रिक्त हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लेटर क्या होता है, तीसरा ऑप्शन क्या होता है, ये पहला हो गया। जब उसके बाद दोहरी नागरिकता हो, तब वो क्या नाम है,
हट जाएगा। डुअल मेंबरशिप हो, मतलब आप उसके बाद राज्यसभा की मेंबरशिप भी हो, लोकसभा की मेंबरशिप हो, तो अपने आप राज्यसभा का पद क्या खाली हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या डाल दी, दूसरी कंडीशन डाल दी कि अगर वो व्यक्ति 60 दिनों से तक अपसेट रहता है राज्यसभा में, 60 दिनों तक वो व्यक्ति राज्यसभा में अपसेट रहता है, तो अपने आप वो क्या पोजीशन खाली हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, रेजिग्नेशन, मतलब त्याग पत्र, है ना। त्याग पत्र अगर दे दें तो आपका क्या है, वो पद खाली हो जाएगा, आपका राज्यसभा की सीट एकदम से खाली हो जाएगी। ये कि राज्यसभा की सीट खाली रहेगी। अब त्याग पत्र कौन किसको देगा, बात ही आगे भाई, त्याग पत्र देगा कौन, कहाँ किसे देगा। राज्यसभा मेंबर अपना रेजिग्नेशन किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा, किसको देगा। तो याद रखिएगा, राज्यसभा का जो मेंबर होता है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर या त्याग पत्र है वो चेयरमैन को देता है। चेयरमैन कौन होता है, चेयरमैन ही हमारे क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयरमैन होते हैं हमारे, तो क्या है, तो राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं उसको आप अपना रजिस्ट्रेशन लेटर या आप कर दें अपना त्याग पत्र जो है वो आप राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे उनको देंगे। ऐसे ही लोकसभा मेंबर होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो वो स्पीकर को देगा। लोकसभा स्पीकर होते हैं ना, तो उस टाइम को, इस टाइम लोकसभा स्पीकर कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा कि प्रेजेंट में लोकसभा स्पीकर कौन है। ये आपको क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए आप, ठीक है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए मुझे। फिर अब आपको बताना है इसकी क्या नाम है, ये व्यक्ति डिस्क्वालीफाई क्यों होगा। डिस्क्वालीफाई या आप कह दें आयु के घोषित कब होगा, क्या कंडीशन होगी जब ये इन व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मतलब जबरदस्ती इनके पद से हटा दिया है कि इनने गलत कार्य करा, ये गलत तरीके से यहाँ पे इस पद पर संभाला हुआ है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के इनके दो केसेस होते हैं, ठीक है। राज्यसभा मेंबर के राज्यसभा मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने के सिर्फ दो केस होते हैं। पहला केस क्या होगा, या तो राष्ट्रपति जी उनको निकाल दे, भाई कैबिनेट, उन्हें कैबिनेट की सलाह से उस सदस्य को निकाल दे, केस 1 हो गया। केस 2 क्या होता है, केस 2 हो जाता है अगर वो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ या कहीं हिंदी बोले तो दल बदल विरोधी कानून लागू उस पर हो जाता है, तो क्या है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब क्या होता है, तो वही मैंने बताया, इसको क्या नाम है, डिस्क्वालीफाई कब किया जाएगा। सन कंडीशन ये आती है कि सन जो आपका आता है जब प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करता है, तो प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई कब करेंगे, प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाई करेंगे सलाह लेकर इसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत चुनाव आयोग से आपकी सलाह लेने के बाद प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनको पास पूरी पावर मिल जाती है, ठीक है। इस चीज़ की पर सलाह लेनी जरूरी है राज्यसभा मेंबर की, ठीक है। वो राज्यसभा में कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन की सलाह लेना जरूरी है प्रेसिडेंट को, तभी उन्हें डिस्क्वालीफाई करेंगे, ठीक है। फिर आता है केस 2 आता है, तो केस 2 जो बताता है इस पर आप डिस्क्वालीफाई जरूरी होंगे जब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा आपका। अब ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी द्वारा आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ ला दिया जाएगा, किसके अंदर, किसके द्वारा लगाया जाएगा ये एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ आपको लगाया जाता है प्रेसिडिंग ऑफिसर मतलब पीठासीन अधिकारी। अब पीठासीन अधिकारी कौन होता है, पीठासीन अधिकारी वो व्यक्ति हो गया जो उस सदन का प्रमुख होता है उस टाइम। तो जैसे राज्यसभा में कौन प्रमुख होता है, चेयरमैन होता है। लोकसभा में कौन प्रमुख होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है। तो वही आपके प्रमुख होते हैं, वही पीठासीन अधिकारी होते हैं, और वही आपको क्या है डिस्क्वालीफाई करेंगे जब आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब दल बदल विरोधी कानून आपके ऊपर लग जाता है तब, ठीक है। इन दो कंडीशंस में ही आप किसी राज्यसभा मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, अन्यथा वो डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। अपने टाइम पीरियड से पहले वो अपने पद से नहीं हट सकता, आपका ये कंडीशन, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है केस 1 केस 2 थोड़ा अच्छे से और डिटेल में पढ़ लें। अब ऐसा होता है भाई, प्रेसिडेंट को ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको हटा दिया जाए, क्या उससे काम को देख रहा है, काम को देख ही रहा हो, क्या क्या रीजन है। तो भाई देखो, पहला कंडीशन बोला गया ना प्रेसिडेंट को हटाएंगे, तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वह या तो वह भारत का नागरिक ना रहे तो उसको पद से हटा दो उसको, या साउंड माइंडेड मतलब मानसिक रूप से अस्थिर आपको महसूस हो रहा हो, वह व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है वो मानसिक रूप से अस्थिर है या कह रहे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो उसको आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कौन से, राष्ट्रपति जी डिस्क्वालीफाई करते हैं। या तीसरा कंडीशन जो हो जाती है, इसके पास कोई लाभ का पद धारण हुआ हो, मतलब वह व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण किए हो वो, तभी वो अपने क्या नाम है राष्ट्रपति जी उनको उनके पद से निकाल सकते हैं या डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, निष्कासित कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन कंडीशन हो गई केस 1 की।
अब केस 2 में क्या होगा, जब एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा तब क्या होगा, तो पार्टी जो होगी वो वॉलंटरी रिजाइन दे देगा, या तो क्या नाम है, वो अपने पार्टी से आपका क्या है रेजिग्नेशन दे दे, मतलब त्याग पत्र दे दे, तो हो सकता है आपका, ठीक है, या पार्टी के विरुद्ध या एब्सटेन करने, आप पार्टी के विरुद्ध वोटिंग चल रही हो, जैसे राज्यसभा या लोकसभा में वोटिंग चल रही हो, और वो जो व्यक्ति जिस पार्टी से है उस पार्टी के विरुद्ध में, या उस पार्टी को जो वोटिंग कर रहे हैं उसको एब्सटेन कर दे, है ना, तब आपका ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, ठीक है। तीसरा प्रकार ये आपके 2 कंडीशन आपको बता दी है ना, ये पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन ये, तीसरी कंडीशन क्या आती है, तीसरी आती है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, मतलब कोई भी एक निर्दलीय उम्मीदवार जो होता है, निर्दलीय क्या होता है, जो मतलब किसी पार्टी से खड़ा नहीं होता, अपने बलबूते में जो व्यक्ति सिंगल अपने दम पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो होता है, वो सब कहते हैं इंडिपेंडेंट व्यक्ति, वो किसी पार्टी से संबंधित रहता है, और वो राज्यसभा के मेंबर बन गया, वो क्या राज्यसभा का मेंबर बन गया, वो व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर बन गया, और उसने क्या किया, राज्यसभा के मेंबर बनने के बाद उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, है ना, उन्हें क्या एक दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे मान लीजिए कोई एक निर्दलीय नेता था, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था, उसने क्या है, जब वो राज्यसभा का मेंबर बना तो उसने क्या है आपका बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब राज्यसभा मेंबर बने थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होने के नाते वो राज्यसभा मेंबर पद के लिए खड़े हुए थे, पर अब तुमने क्या है, अब एक पार्टी ज्वाइन कर ली, तो गलत बात है ना, क्योंकि आपको जो सीट दी गई थी वो एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सीट दी गई थी, पर अब आपके निर्दलीय रहे थे, जब आप बीजेपी पार्टी है, कोई आप कांग्रेस पार्टी है, कोई भी पार्टी ले लीजिए आप, मैं एक पार्टी कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेता है व्यक्ति, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या आता है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज्वाइंट पार्टी आफ्टर 6 मंथ, मतलब कोई आपका जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, जैसे राष्ट्रपति जी के द्वारा 12 मेंबर्स को डिसाइड चूज करना आता है राज्यसभा में, अब उन 12 मेंबर में से कोई भी मेंबर अभी तो इंडिपेंडेंट खड़ा है, वो भाई नॉमिनेटेड है, उन्हें तो राष्ट्रपति द्वारा चुना गया है ना उनको, तो वहाँ कोई वोटिंग तो हुई नहीं है, उनको क्या राष्ट्रपति चुना है, अगर वो व्यक्ति 6 महीने बाद, ऐसा है जो राज्यसभा मेंबर बन गया वो, अब राज्यसभा मेंबर बनने के 6 महीने बाद वो कोई पार्टी ज्वाइन कर दे, तो जैसे वो व्यक्ति पार्टी ज्वाइन करता है वो उसके ऊपर क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है, और क्या है डिस्क्वालीफाई हो जाता है इसमें राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस आपकी हैं टोटल, ये 4 कंडीशंस पे क्या है वो व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा, और वह अपने पद से इस्तीफे से हो जाएगा या अपने पद से हट जाएगा, ठीक है। ये आपको केस समझ आ गए सारे। अब पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ेंगे प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी, भाई हम बता रहे पीठासीन अधिकारी होते हैं, तो हम याद रखिए जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं वो कौन होता है, वो चेयरमैन होता है, कहते हैं हिंदी में वो कहेंगे सभापति होता है, जो राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वही आपका पीठासीन अधिकारी होता है। पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो पीठासीन अधिकारी होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट या कहते हैं उपराष्ट्रपति होता है। अब आपको बता दें एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको जब प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया तब भी मैंने बताया था, अब भी बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको बताते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, याद रखिएगा जो भी राज्यसभा के चेयरमैन होगा वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो, ठीक है। और वोट क्या देंगे, वो क्या सेकंड केस में मॉडल देंगे, ठीक है, दूसरे मॉडल पे ही वोट देंगे, ठीक, चीज आप समझ आ रही है आपको। फिर आगे बढ़ते हैं अगले उस पे, अब आता है आपका डेप्यूटी चेयरमैन, मतलब उप सभापति, पहले सभापति फिर उप सभापति आता है। अब आप पे कौन कौन ये उप सभापति कौन होता है, तो डेप्यूटी चेयरमैन होता है वो राज्यसभा का मेंबर होता है, तो चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा का मेंबर होता है। क्वेश्चन इसमें बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपका चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है, और डेप्यूटी चेयरमैन आपका राज्यसभा का मेंबर होता है, ठीक है। तो दूसरा बात इलेक्शन वर्कर आता है, तो राज्यसभा मेंबर्स के द्वारा उसे चुना जाता है, ठीक है। इलेक्शन मतलब इसे चुना कैसे जाता है, इलेक्ट कैसे करा जाता है, तो इलेक्ट उसे राज्यसभा मेंबर द्वारा चुना जाता है, राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो वोटिंग देते हैं, और वही क्या है आपका अपना डेप्यूटी चेयरमैन, ठीक है। अब ये अपने रेजिग्नेशन या त्याग इस्तीफा पत्र किसको देंगे, तो ये अपना त्याग पत्र इस्तीफा पत्र होंगे वो चेयरमैन को देंगे, ठीक है, जो भी राज्यसभा के चेयरमैन होंगे उसको देंगे, कौन डेप्यूटी चेयरमैन देगा आपका। फिर इनको रिमूवल मतलब इनको हटाया कौन, तो इनको हटाएंगे राज्यसभा मेंबर ही इनको हटा देंगे, उनको लगता है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो अपना पद का सही गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अब संविधान से हटके कार्य कर रहे हैं, तो वो उनके पद से उनको हटा दिया जाएगा राज्यसभा मेंबर्स द्वारा वोटिंग करके, ठीक है। और आपको बता दें जो चेयरमैन होता है और डेप्यूटी चेयरमैन होता है ये एक मेंबर ऑफ पैनल्स होते हैं, एक पैनल होता है उसके सदस्य होते हैं, पैनल के सदस्य होते हैं, कौन, चेयरमैन
डेप्यूटी चेयरमैन, ये दोनों। ठीक है, चेयरमैन याद है, चेयरमैन अपना इस्तीफा आपको राष्ट्रपति जी को देंगे, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि वही चेयरमैन आपका कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका राज्यसभा खत्म हो गया, यहाँ पर क्या राज्यसभा खत्म हो गया। अब शुरू होता है आपको टॉपिक कौन सा? लोकसभा। क्या सभा होता है? शुरू होता है लोकसभा पढ़ते हैं। तो राज्यसभा पढ़ लिया, अपर हाउस पढ़ लिया, अब लोअर हाउस भी पढ़ लिया भाई। तो लोकसभा क्या हिसाब है? तो लोकसभा के बारे में बता दें आपको, लोकसभा में आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है या मैक्सिमम सीट्स होती हैं वो होती हैं 552। आपकी सीटें कितनी होती है? 552 सीटें होती हैं। ठीक है, 552 सीट्स होती हैं, इनमें से 550 सीटें जो होती हैं वो स्टेट्स और यूटी की होती हैं। ठीक है, बाकी बची दो सीटें जो है वो आपकी नॉमिनेटेड होती हैं, मतलब चुनी जाती हैं। आप कहते हैं इनको नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, राज्यसभा में 12 मेंबर्स को चुनते थे राष्ट्रपति की, लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर को चुनते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पेज है, यहाँ आपको समझाता हूँ। पहले ये सब पढ़ लेते हैं। अब 552 आपकी टोटल स्ट्रेंथ है ना, 552 आपकी लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है। अब उसमें से 550 जो है 550 जो है वो आपके चुने जाते हैं राज्यों और यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अब ये चुने किए जाते हैं, ये चुने जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से, है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इन्हें चुना जाता है। ठीक है, और ये कौन सा इसमें यूज करते हैं? इसमें यूज करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब फ्रेंचाइजी, या कहते हैं यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार ऐसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का यूज करते हैं। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब एक तरह से अडल्ट नागरिक जो जिनकी एज आपकी 18 साल या उससे ज़्यादा है, वही व्यक्ति क्या है उनके द्वारा इन व्यक्ति को चुना जाता है। जानते हैं छोटा बच्चा 18 साल से कम का बच्चा क्या वोट चुन सकता? किसी को नहीं चुन सकता ना, कि वो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, तो चुनेगा कैसे? जो 18 साल का व्यक्ति हो जाता है, कोई व्यक्ति, कोई भी आपका पर्सन है, वो 18 ईयर्स का हो जाता है, 80 ईयर्स के बाद वो वोट डालता है, तभी वो किसी को चुन सकता है ना। जब वो वोट डालेगा तभी तो वो चुनेगा, जब वो उसे वोट डालेगा नहीं तो वो चुनेगा कैसे? उन्होंने तो याद रखिएगा, इसको अडल्ट यूज करते हैं, मतलब 18 साल के व्यक्ति, इसे वो 18 साल या उससे के व्यक्ति इनको चूज करते हैं, क्योंकि 530 जो 550 मेंबर्स हैं उनको चूज करते हैं। अब ये 550 मेंबर जो आपके आते हैं, ये 550 मेंबर कहाँ से आते हैं? तो 550 मेंबर्स में 530 मेंबर जो है आपके, वो आपके आते हैं राज्यों से, और 20 मेंबर जो होते हैं बच गए, वो आपके आते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो टोटल लोकसभा स्ट्रेंथ है वो 552 है। 552 की स्ट्रेंथ के में आपके जो 2 मेंबर हैं वो आपके नॉमिनेट होते हैं, नामिनेट होते हैं। बाकी 550 जो सदस्य हैं वो आपके आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन पे। तो जो 550 में से 530 होते हैं वो राज्यों से आते हैं। बाकी जो बचे हुए मेंबर्स हो गए, जो बचे हुए मेंबर्स हैं, ये बचे हुए मेंबर्स आपके केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं, यूनियन टेरिटरी से आते हैं। ठीक है, ये पोर्शन तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आते हैं ये वाला पोर्शन है, जो यहाँ वाला पोर्शन है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहाँ से थोड़ा पेज है। अगर आपने मेरी अपनी यूनियन एग्जीक्यूटिव वाली वीडियो देखी होगी, तो वहाँ मैंने बताया था कि लोकसभा में जो आपके 2 सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स को मैं बताया कर रहा था, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहा था मैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा था। ये वही 2 नॉमिनेटेड मेंबर हैं जिनको राष्ट्रपति या चुना जाता है। अभी 2 व्यक्ति कौन होते हैं? तो ये 2 व्यक्ति होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, मतलब वह व्यक्ति या वह सदस्य जिनके एक इंसान आपका इंडियन हो, या मतलब माता पिता इंडियन हो, या फिर क्या नाम, एक कोई माता पिता इंडियन हो, तो वो एंग्लो इंडियंस होते हैं। आप कह दीजिए, ये जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ादी के टाइम ऐसा हुआ था कि लोग जब अंग्रेज गए थे तो वहाँ कुछ लोग यहाँ आके बस गए थे, है ना। अब वो क्या भारत के नहीं है, उसके बाद भी क्या उन्होंने भारतीय लोगों से शादी करनी थी और शादी करके वहीं बस गए थे, तो वो उन्हें एंग्लो इंडियन कहते थे, है ना। तो वो सब क्या एंग्लो इंडियन हो जाते थे। तो उनके लिए क्या हमने एक रिजर्व सीट रखी लोकसभा के अंदर, 2 सीटें क्या रिजर्व रखी थी। पर अब क्या हुआ, जब हमने जैसे लगाया था, लागू करा था, लागू करने के बाद इसको हमने अबॉलिश कर दिया, खत्म भी कर दिया था। अब खत्म कब करा हमने? खत्म कर दिया 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर। अब 2020 में संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2020 के अंदर। इस पे हमने क्या, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, इसको हमने क्या खत्म कर दिया। तो अभी क्या है, 2 मेंबर जो आपके ये होते हैं ना, ये 2 मेंबर्स अब नहीं चूज कर जाते हैं, अब इलेक्ट नहीं किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अब ये 2 मेंबर्स कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। अब टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? वापस सभी 252, मतलब 252 सीट्स पे अब क्या है, इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन हुआ करेगा। ठीक है,
2024 इलेक्शन होगा, एक तरह से मान लीजिए 2024 का इलेक्शन होगा, 252 सीट्स पे होगा, पूरा पूरा 252 सीट्स पे होगा। अब इसमें भी पेच है, अभी तो ये बताया मैंने कि इतना लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब इससे ज़्यादा लोकसभा की स्ट्रेंथ नहीं हो सकती, मतलब सदस्य इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं लोकसभा में? 552 लोग हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब करंट स्टेटस क्या भाई? अभी तो सर आपने बता दिया इतने लोग हो सकते हैं। क्या चुनाव इतने लोग होता है? नहीं, इतने लोग चुनाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है ये आपको बताता हूँ अभी, पर आपको बता देता हूँ जो एंग्लो इंडियन वाला केस जो है आपका है, एंग्लो इंडियन वाला, उसको बता दें, the reservation of for Anglo-Indian community was extended till year 2020 through 95th Amendment Act 2009। मतलब ऐसा हुआ था जब पहले शुरू हुआ, जब प्रोविजन ये शुरू हुआ था, जब से लागू किया था, लागू कब किया था हमने? 1960 में किया था। हमने एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व करी थी, वो 1960 में लागू करी थी, है ना? 1960 में तक लागू हो रहा था। ये मतलब इस ये समझिए कि जब तक संविधान बनाया था 1960 तक हमने से रखना था। फिर क्या हुआ, इसको हमने अमेंडमेंट करा, इसको बढ़ा दिया, बढ़ा के फिर क्या है 2009 आया, बाद में 2009 में जब हमने 95th अमेंडमेंट एक्ट किया, अब 95th अमेंडमेंट किया, या कह दिए 95 संविधान संशोधन किया 2009 के अंदर, तब हमने कह दिया भाई इसको हम 2020 तक एक्सटेंड करते हैं, 2020 तक चेक करते हैं यार, 2020 तक सही चलता है। क्योंकि दिक्कत ये आ रही थी कि ये सदस्य मिल नहीं पाते थे, एक बार ऐसा होता था ये पद खाली रह जाते थे, हमें एंग्लो इंडियंस पीपल मिलते ही नहीं थे, तो बहुत दिक्कत हुआ करती है। अब 2 पद पूरे लोकसभा में खाली है, तो ये अच्छी बात नहीं है ना। तो ये हम लोग देखा चलो एक बार ऐसा है और चेक कर लेते हैं, तो 2009 में चेक करा हमने, 2009 में चेक करने के बाद हमने देखा भी और चेक कर लेते हैं, उसके बाद से फिर बंद कर देंगे। तो 2020 तक का टाइम दे दिया था हमने, और 2020 में जब हमने 104th अमेंडमेंट एक्ट लाया 2020 में, इसको हम पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया, इसको हमने पूरी तरह से क्या समाप्त कर दिया। ठीक है, अब क्या कंडीशन आ रही, अब देखो, अब प्रेजेंट जो बात कर रहा हूँ लोकसभा की, अभी जो स्ट्रेंथ है लोकसभा की, अभी टोटल स्ट्रेंथ जो है 545 है। अभी सर कहेंगे पहले स्ट्रेंथ थी आपकी 552, अब बचे हुए कौन से चले गए? अब 545 बचे, बचे हुए 7 लोग कहाँ गए भाई? 7 लोग कहाँ गए? तो ये 7 लोग आप मान लीजिए, 7 लोग जो आपके हैं ये पीओ के, और वो सॉरी 8 लोग, 7 लोग हो गए, 7 लोग हैं, ये कहाँ से हैं? तो 7 लोग कहाँ पे? ये अस्टेशन नहीं बता गए, ये 7 लोग क्या है आपके पीओके पे सीट है, ये 7 सीटें कहाँ पे? पीओके में है। जो आपका हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा हुआ है ना, अपने हिस्से को जबरदस्ती ले रखा है, कब्जा रखा है उसको, वहाँ पे ये 7 सीटें रिजर्व कर रखी हैं, इसलिए हम उन 7 सीटों का इस्तेमाल अभी नहीं करते हैं। जब पीओके को हम अपना हिस्सा बना लेंगे तब ये 7 सीटें उसको दे दी जाएंगी, तब हमारे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी जाएगी? 552 हो जाएगी। तब तक कितनी है? तब तक रहेगी हमारी 545 रहेगी। ठीक है, अधिकतम कितनी रहेगी? 545 रहेगी, जो अभी करेक्ट में जो स्ट्रेंथ चल रहा है। अब ये लगिए 545 में से, जो आपके 545 में से 530 सीटें जो है वो राज्यों से आती है, 3 सीटें कहाँ से, 13 सीटें कहाँ से आती हैं? 13 सीटें आती हैं आपकी यूनियन टेरिटरी से। अब ये 2 सीटें जो होगी ना, वो भी यहीं से आएंगी। ठीक है, कहाँ से? राज्यों से आएंगी। तो स्ट्रेंथ कितनी रहेगी? अब ये स्ट्रेंथ कितनी होगी? 545। अब टोटल 545 पे इलेक्शन होगा 2024 का जो इलेक्शन होगा ना, वो टोटल 545 सीट्स पे इलेक्शन होगा। इससे पहले वाला जो 2014 वो 2000 क्या 19 में इलेक्शन हुआ था, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था वो 2019 में इलेक्शन हुआ था, वो इलेक्शन हुआ था आपका 543 सीट्स पे हुआ था। ठीक है, पर 2024 का जो होगा, 2024 कितने पे होगा? 552 सीट्स पे होगा। ठीक है, पूरी सीट्स होगा, इतना पूरी सीटों पर होगा इलेक्शन होगा आपका। तो ये आपका करंट स्टेटस है। आपका वर्तमान में जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें आपकी बात कर रहा हूँ। वर्तमान में लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ है मैक्सिमम है 545 है। 545 है से 543 मेंबर्स आपके डायरेक्ट इलेक्शन से चूज करे जाते हैं, तब डायरेक्ट प्रत्यक्ष इलेक्शन होते हैं ना आपके, है ना, उससे आते हैं 2 लोग होते हैं, वो आपके पहले 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब 19 पर क्या है, ये चूज करे गए थे किससे? आपके प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया गया, पर अब क्या है, अब ये हट गए। ठीक है, अब इसमें जुड़ गए। अब यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? 545। बाकी बचे हुए आप देखेंगे यहाँ से ये 530 लोग राज्यों से, और 13 लोग कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं उसमें। अब आपका आता है ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा, मतलब राज्यसभा की अवधि कितने समय तक राज्यसभा चल सकती है। तो आपको बता दें राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 5 साल की है। 5 साल तक मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है राज्यसभा की, उसके बाद राज्यसभा डिजॉल्व हो जाती है अपने आप। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है स्वतः या ऑटोमेटिकली डिजॉल्व हो जाती है 5 साल बाद। अब ये 5 साल काउंट कैसे करते हैं? ये 5 साल काउंट जब लोकसभा की पहली मीटिंग होगी, जब पहली बैठक होगी लोकसभा की, उसी दिन से गिनती शुरू हो जाती है। उस दिन से ठीक 5 साल पे
आपकी क्या है, लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, भले इलेक्शन हो चाहे ना हो। याद रखिएगा, इलेक्शन हो चाहे ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। इलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, इलेक्शन नहीं होते हैं तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, लोकसभा अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बिफोर 5 ईयर में 5 साल से पहले इसको डिसॉल्व कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। भंग कैसे कर सकते हैं, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति जी भंग कर सकते हैं। 5 साल से पहले ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति जी के पास है, कैबिनेट मिनिस्टर की सहायता वो डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्शन आपको अगर बाई चांस अगर 5 साल से पहले कोई सरकार गिर गई, ऐसे वो सरकार गिर गई, तो सरकार गिरने के कितने समय तक पद खाली रहेगा लोकसभा का, तो याद रखिएगा सिर्फ 6 महीने का। 6 महीने के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको चुनाव कराने पड़ेंगे। ठीक है, किसके लिए, लोकसभा के सदस्यों के लिए। लोकसभा के चुनाव हमको 6 महीने के अंदर कराने पड़ेंगे अगर सरकार गिर जाती है तो। अब बता दें, लोकसभा जो हाउस होता है वो टेम्पररी हाउस होता है, अस्थायी सदस्य होता है, क्योंकि ये अब डिसॉल्व हो जाता है, मतलब भंग हो जाता है। पर राज्यसभा क्या था, परमानेंट हाउस था, वो डिसॉल्व नहीं होता था, भंग नहीं होता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। अब पढ़ेंगे क्या, प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी। अब लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, जैसे राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हो गए चेयरमैन, ऐसे ही सेम लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो स्पीकर होता है, मतलब सभापति होता है। जो लोकसभा का उस टाइम सभापति होगा, जो ऑनरेबल स्पीकर होंगे लोकसभा के, इस टाइम प्रेजेंट में क्वेश्चन मैंने पूछा था कमेंट सेक्शन में, अगर आंसर नहीं दिया आपने उसका हम बताना, ओम बिरला। तो प्रेजेंट में कौन है राष्ट्रपति के लोकसभा के स्पीकर, तो करेंट में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी हैं। वो क्या है, वो सभापति हैं किसकी, लोकसभा के, मतलब हेड ऑफ लोकसभा, लोकसभा के वो प्रमुख हैं आपके। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये भी चुन के है, चुनाव द्वारा चुन के आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन में चुन के आते हैं। अब बाई चांस बात ये आती है कि किसी कारणवश स्पीकर को, जो लोकसभा स्पीकर है उनको उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं वो, या रेजिग्नेशन देना चाहते हैं, तो किसको देंगे, तो ये अपना त्यागपत्र डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। किसको, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। डेप्यूटी स्पीकर को देंगे क्या, अपना त्यागपत्र देंगे। ठीक है, रेजिग्नेशन देंगे, तो गया इसको यहाँ। ठीक है, इसको देंगे डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। कौन देगा, ये देंगे आपके, अभी सही है वो, तो इस्तीफा पत्र कौन किसे देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। कौन देगा, आपका लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, चुनाव कौन कराएगा, चुनाव कैसे जाते हैं, चुने जाते हैं लोकसभा मेंबर द्वारा, इनको चुना जाता है। कैसे चुना जाता है, अब जैसे लोकसभा में पूरे सदन में आपके, जैसे मान लीजिए 545 सीट्स है, इसमें इलेक्शन हो गए, रूलिंग पार्टी है उसके पास लगभग 320 मान लीजिए सीटें आ गई। बाकी कितनी सीटें बची, 320 में से आप मान लो 225 सीटें बची। ठीक है, 225 सीटें बची। अब वोटिंग हो रही है, वोटिंग में लोग खड़े हैं भाई, लोग आपके विपक्ष से भी खड़े होंगे, पक्ष से भी खड़ा होगा। वोटिंग तो भाई कोई यही जीतेगा, तो पक्ष का बंदा जो होगा, जिसको वोटिंग ज़्यादा वोट मिलेंगे वो व्यक्ति जीतेगा। जाहिर सी बात, रूलिंग पार्टी के पास वोट ज़्यादा है ना, मेंबर ज़्यादा है, तो जाहिर बात मेंबर भी उसका ही चुना जाता है। इसका रूलिंग पार्टी का ही सदस्य ही क्या आपका लोकसभा स्पीकर बनता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह से आपका चुनता कौन, पर चुनता कौन इन्हें, लोकसभा मेंबर जो यहाँ बैठे ही 545 लोग सदन में बैठे हुए ना, ये लोग चुनते हैं उनको, तो यही आपके स्पीकर को चुनते हैं। इनको हटाने का तरीका, इनको हटाएंगे भी कौन, आपके लोकसभा मेंबर, मतलब लोकसभा सदस्य ही इनको निष्कासित करेंगे अपने पद से, कैसे, वोट द्वारा। ठीक है, मतदान द्वारा इनको निकाला जाएगा। और कंडीशन क्या होगी, जब केस 1 लागू होता है। केस 1 आपको समझ आता है पीछे, केस 1 क्या होता है, या तो भारत के नागरिक ना हो, दूसरा मानसिक तौर पर स्थिर ना हो, या ये कोई लाभ का पद धारण कर ले, तभी इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, या गैर संवैधानिक कार्य को कर देते हैं तो भी हटा दिया जाएगा। ये आपके पूरा प्रोसेस हो गया जिसका स्पीकर का। फिर आपका आता है इसके इलेक्शन के बाद, तो इलेक्शन आपको क्या है, मेंबर्स कराते हैं, पुलिस मेंबर इलेक्शन कराते हैं, तो बात खत्म हो गया। अब कंडीशन आती है, अगर जैसे वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो, और फिर ये आपका कोई भारत का नागरिक ना हो, या आपका मेंटली डिस्टर्ब हो, या मेंटली प्रिपेयर ना हो, सही से ना हो, मानसिक रूप से स्थिर ना हो, है ना, ये मेंटली स्टेबल ना हो, है ना, ये सब नहीं होने और तो मैटर हो, इनके अलावा कुछ हो तो, और कुछ होता है तो स्पीकर को जो लोकसभा के मेंबर है वोट देंगे, और केस 2 मामले से उनको हटा दिया जाएगा। कौन सा केस 2 कौन सा होता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो एंटी डिफेक्शन लॉ से इनको हटा दिया जाएगा। कौन से,
डिसेसिव और कास्टिंग वोट द्वारा, मतलब निर्णायक वोट के द्वारा वोट से बिल को हटा दिया जाएगा इनके पास से। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आपका लोकसभा स्पीकर के बारे में। ये स्पीकर का जो अध्यक्ष होता है आपका, वो सदन को, मतलब जो जो मेंबर्स है उनको बुलाता है या कोई स्थगित करता है, किसके द्वारा? नो कोरम द्वारा, मतलब कोई कोरम नहीं। कितने मेंबर्स को? 1/10 मेंबर्स को ये आपके एडजॉर्न करा देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लोकसभा स्पीकर होते हैं तो आपको स्पेशल पावर होती है। कौन कौन सी होती है? जैसे मनी बिल लाने का, जो मनी बिल का डिसीजन होता है वो लोकसभा स्पीकर ही लेता है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग जो बुलाता है, जॉइंट सिटिंग जो होती है, या मान लीजिए पूरी जहाँ पे आपके पक्ष के और विपक्ष लोग बैठते हैं, उसको हेड कौन करता है? इसको हेड भी लोकसभा, जो लोकसभा के हेड जो होते हैं, समझ लीजिए वो कौन होते हैं? आपके स्पीकर ही होते हैं। ठीक है, जॉइंट सिटिंग के हेड कौन होते हैं? वो भी आपके स्पीकर ही होते हैं। कौन? लोकसभा स्पीकर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं डेप्यूटी स्पीकर मतलब उपसभापति कौन होते हैं। तो ये भी एक लोकसभा के मेंबर होते हैं। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? जाहिर सी बात, स्पीकर को अपना त्याग पत्र देंगे। ठीक है, और लेजिस्लेटर किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। ठीक है, ये 2 बार हो गई। और फिर स्पीकर अगर एब्सेंट होता है तो डेप्यूटी स्पीकर कार्य करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट हो गया तो मेंबर ऑफ पैनल, जो पैनल के सदस्य होते हैं उनमें से भी एक इसे क्या नाम, उस पद पे बैठेगा। अगर आपके डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों एब्सेंट हो जाते तब। ठीक है, याद रखिएगा, जब स्पीकर एब्सेंट हो गए तो डेप्यूटी स्पीकर बैठ जाएंगे उनके पद पे, और जब डेप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट हो गए तो मेंबर ऑफ पैनल जो होते हैं वो बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया? आपका ये खत्म हो गया लोकसभा। लोकसभा खत्म हो गया। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, पार्लियामेंट की नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें आपको पढ़ाऊंगा क्या? सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के सत्र होते हैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। कौन से? जॉइंट सिटिंग हो गई, आपके बिल बजट्स होते हैं, बजट्स लाए जाते हैं, वो सभी मतलब बहुत डिटेल में आपको, जॉइंट सिटिंग होती है बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखिए, बहुत अच्छी होगी। ये भी अच्छी थी, ये अगली वीडियो इससे भी अच्छी होगी। ठीक है, तो अगले सेशन में क्या पढ़ेंगे? सेशन ऑफ पार्लियामेंट पढ़ेंगे, संसद के सत्र जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सत्र होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बिल कैसे, बजट कैसे बनता है, बिल बिल किस कितने प्रकार के बिल होते हैं, कैसे कैसे लाया जाता है बिल, ये सभी हम क्या अगली वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ये बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। जय हिंद।